हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। हम मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने न्यू टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियाँ स्टार्ट की हैं। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, केन, सोन, बेतवा आदि प्रमुख नदियों के बारे में हम संक्षिप्त रूप से देख चुके हैं कि इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है तथा यह किस दिशा की ओर प्रवाहित होकर किन नदियों में मिलती हैं या इनका समागम स्थल कहाँ पे है। अब हम इस वीडियो में या इन सभी नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से उद्गमित होती है, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं, इनका अपवाय तंत्र क्या है और इन पे कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो हम देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का सामान्य परिचय हमने देख लिया था। अब हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे कि नर्मदा का उद्गम कहाँ से हुआ है, यह कहाँ से प्रभावित होती है और अपने समागम स्थल तक जाते हुए यह किन किन जगह से गुजरती है। तो हम नर्मदा के बारे में निम्न टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जिसमें नर्मदा की सामान्य जानकारी या सामान्य परिचय, नर्मदा पर स्थित जलप्रपात कौन कौन से हैं, इसका अपवाय तंत्र क्या है और किस प्रकार का अपवाय तंत्र नर्मदा नदी बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस पे कौन कौन से बांध हैं और बांधों पे कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, साथ ही नदियों पे नदी घाटी परियोजनाएं किस प्रकार से संचालित है, यह भी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि नर्मदा नदी किस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने से पहले हम उसका कुछ थोड़ा सा सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं या कुछ जनरल फैक्ट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं और हमसे गलत हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। भारत के अंदर गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद नर्मदा नदी तीसरी सबसे बड़ी नदी है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत। भारत दो भागों में है, प्रायद्वीपीय भारत और एक हिमालयी भारत या उत्तरी भारत। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा और तीसरी नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है। साथ ही यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि मध्य प्रदेश के विशाल भूभाग को यह सिंचित कर उसे हरा भरा करती है। नर्मदा नदी उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत में एक विभाजक का कार्य करती है या एक पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है। देखा हुआ होगा आपने कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वह भारत के मध्य से प्रवाहित होती है और यह दक्षिणी भारत अर्थात प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत को अलग करके सीमा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी भारत की सबसे प्राचीन नदी है। साथ ही यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सदाबहानी नदी है। इसका तात्पर्य है यह वर्ष भर जल से भरी रहती है। अब हम इसके उद्गम की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अमरकंटक श्रेणी से होता है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। इसका उद्गम अमरकंटक से होते हुए यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों में प्रवाहित होकर महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। इसका समागम कहाँ होता है? तो नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश से प्रभावित होती है तो यह महाराष्ट्र, गुजरात में होते हुए खंबात की खाड़ी, इस वाले रीजन में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, जो गुजरात के भरूच जिले में आता है। खाड़ी का तात्पर्य होता है ऐसा स्थान जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो और एक ओर से स्थल से लगा हुआ हो। तो यह खंबात की खाड़ी है और यहाँ पे नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि नर्मदा नदी किन किन जिलों से प्रभावित होकर या मध्य प्रदेश से प्रवाहित होने के बाद किस तरह से
अन्य राज्यों में प्रवेश करती है। तो नर्मदा नदी जब मध्य प्रदेश से जाती है तो यह महाराष्ट्र के साथ 74 किलोमीटर की सीमा बनाती है। महाराष्ट्र के साथ 74 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के साथ 40 किलोमीटर की तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ 34 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हम इसको मैप में देखते हैं। तो जब नर्मदा नदी यहाँ से प्रवाहित होकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर यह 34 किलोमीटर प्रवाहित होती है। साथ ही गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर यह 40 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसके साथ यह आगे जाके 161 किलोमीटर गुजरात में बह के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि नर्मदा नदी कहाँ से प्रभावित होकर किन राज्यों की सीमा बनाकर आगे अरब सागर में मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की जल संसाधन, जल विद्युत परियोजना आदि में अहम भूमिका निभाती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरू रज्जु नर्मदा नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं, मछली पालन, पेयजल संबंधी समस्याएं या सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराती है। इसके कारण इसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरू रज्जु भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें अगर हम, तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से यह 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा 161 किलोमीटर पूर्ण रूप से या पूरी तरह गुजरात राज्य में बहती है। इसके अलावा यह 74 किलोमीटर महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाती है। तो यह महाराष्ट्र के साथ जो 74 किलोमीटर सीमा बनाती है, यह भी दो पार्ट में बनाती है। पहली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ 34 किलोमीटर प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र और गुजरात के साथ 40 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से यह नर्मदा की नदी के बारे में विस्तृत रूप से लंबाई के बारे में चर्चा थी कि किस तरह से ये प्रवाहित होती है। अब हम इसके अववाहि तंत्र के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्गम होकर मध्य प्रदेश के 15 जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और यह जब खंबात की खाड़ी में गिरती है यहाँ पे, तो यह एस्चुरी का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं कि एस्चुरी क्या होता है। तो जो मोस्टली नदियाँ होती हैं या प्रमुख बड़ी नदियाँ होती हैं, वह डेल्टा का निर्माण करती है, परंतु भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। तो डेल्टा किसे कहते हैं, इसे भी समझ लेते हैं। तो जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो काफ़ी तीव्र वेग से आगे बढ़ती हैं। जब यह काफ़ी तीव्र वेग से आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और यह बहाए हुए पत्थर, कंकड़, मिट्टी को जब साथ में लेके जाती हैं तो जब यह लास्ट अपने समागम स्थल तक पहुंचती हैं तो इनका वेग धीरे धीरे कम हो जाता है और समुद्र तट पर पहुंचकर यह जब समुद्र तट पर पहुंचती हैं और समुद्र में गिरने लगती हैं तो यह अपने द्वारा लाए गए सारे कंकड़, पत्थर, मिट्टी को वहीं तट पर छोड़ देती हैं। इस प्रकार से यह समुद्र तट होता है और ये अपने साथ जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी लाती हैं उसको यहाँ पे छोड़ देती हैं और यह यहाँ पे एक टीले का निर्माण होने लगता है, क्योंकि नदियों द्वारा लगातार कंकड़, पत्थर, मिट्टी को लाया जाता है। जब यह इसको पार नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनका वेग कम होता है तो यह दूसरी जगह से स्थान बना लेती हैं। इस प्रकार से यह अलग अलग जगह से प्रवाहित होकर समुद्र में गिर जाती हैं और इसी को डेल्टा
कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एस्चुरी किसे कहते हैं, जो नर्मदा नदी बनाती है, क्योंकि हम नर्मदा नदी के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो एस्चुरी जब नदियाँ तीव्र वेग से प्रवाहित होकर आती हैं तो यह लगातार अपने उद्गम स्थल से समागम स्थल तक एक साथ एक ही वेग अर्थात तीव्र वेग से ही प्रवाहित होती हैं, और जब समुद्र में गिरती हैं, यह समुद्र तट होता है, और जब यह समुद्र में गिरती हैं तो उसी वेग के कारण यहाँ पे गिरती हैं, तो यहाँ पे एक पत्थर या जो भी जगह होती है उसको काट के एक गहरा गड्ढा नुमा संरचना बना लेती हैं, जिसके बाद यह अंत में इस टाइप की संरचना बन जाती है। इसे ही ज्वार नदमुख कहा जाता है। इस प्रकार से यह डेल्टा एवं एस्चुरी के बारे में था। मेनली ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, परंतु जब नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो एस्चुरी और डेल्टा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आवश्यक होती है। हम देखते हैं इसके अववाहि तंत्र के बारे में। तो हमने देखा था कि नर्मदा नदी 15 जिलों से प्रभावित होती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। साथ ही यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के मध्य वी आकार की घाटी या भ्रंश घाटी, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं, उसमें प्रभावित होती है। भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली से मतलब यह होता है कि ऐसी नदी घाटी जिसके दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं हों। नेक्स्ट हम देख चुके हैं कि यह 177 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रभावित होती है, जिसके साथ 74 किलोमीटर महाराष्ट्र राज्य में प्रभावित होती है, और 74 में से 34 किलोमीटर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा, जबकि 40 किलोमीटर महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की सीमा बनाती है। अगर कभी लंबाई से इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अब आपसे ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको बार बार पढ़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जब यह गुजरात राज्य में प्रवेश करती है तो अरावली पर्वत श्रृंखला की अवशिष्ट चट्टानों को काट के मुखराता गार्ज बनाती है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी अरावली पर्वत श्रृंखला को काट के कौन सा गार्ज बनाती है, तो मुखराता गार्ज बनाती है। इसको हमने पहले भी पढ़ा था। इसकी लंबाई 120 मीटर है। अब हम देखते हैं आगे, तो नर्मदा नदी कहाँ से प्रभावित होती है, तो यह एक अंतर्राज्यीय नदी है जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गुजरात में प्रवाहित होती है। अंतर्राज्यीय नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 3 राज्यों से बह के जाती है। अब मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के प्रमुख नाम भी हैं, जिन्हें प्राचीन नाम या उपनाम कहा जाता है नर्मदा नदी के। तो इसके प्रमुख नामों में सबसे पहले रेवा, मैकाल सुता, क्योंकि मैकाल पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है, इसलिए इसे मैकाल सुता कहा जाता है। थर्ड, नमोदोस। तो प्रख्यात ज्योग्राफी या भूगोलविद टॉलमी ने इसे नमोदोस कह के पुकारा है। सोमोसुता भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सोमदेव की पुत्री के नाम से जाना जाता है। सोमप्रभा, कुंवारी नदी कहते हैं। ऐसा माना जाता है या पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि नर्मदा नदी कुंवारी है या उनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए इन्हें कुंवारी नदी भी कहा जाता है। इसे शिव की पुत्री कहा जाता है। सामदेव का प्रतीक भी इन्हें कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नर्मदा नदी जब अववाहि तंत्र बनाती है तो इसका अववाहि तंत्र वृक्षनुमा है, अर्थात यह एक मुख्य नदी होती है, और जब आसपास की नदियां आकर उस नदी में मिलती हैं और एक वृक्ष का निर्माण करती हैं, तो इस तरह के अववाहि तंत्र को वृक्षनुमा अववाहि तंत्र कहा जाता है। इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 39 मध्य प्रदेश की हैं, जबकि 2 गुजरात की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। अववाहि तंत्र को हम इस मैप के द्वारा देखते हैं। तो नर्मदा नदी जो वृक्षनुमा अववाहि तंत्र बनाती है वो इस प्रकार से बनाती है
कि इसमें दाएं तट एवं बाएं तट से प्रमुख नदियां प्रवाहित होकर सम्मिलित होती हैं, जिन्हें इसकी सहायक नदियां कहा जाता है। इस प्रकार के अववाहि तंत्र को वृक्षनुमा कहते हैं और इसका अववाहि क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी की जो नदी किन जिलों से प्रभावित होती है यह भी हम देखते हैं। तो यह 15 जिलों से प्रभावित होती है। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार एवं अलीराजपुर प्रमुख रूप से 15 जिलों से नर्मदा नदी प्रभावित होती है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो नर्मदा नदी की मुख्यतः 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 39 सहायक नदियां मध्य प्रदेश की हैं, जबकि 2 सहायक नदियां गुजरात राज्य की हैं। तो इन नदियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाएं तट की नदियां और दाएं तट की नदियां। तो जो बाईं ओर से नर्मदा नदी में मिलती हैं उनकी संख्या 22 है, बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की संख्या 22, जबकि दाएं तट से मिलने वाली नदियों की संख्या 19 है। अब बाएं तट से मिलने वाली नदियों को कौन कौन सी हैं? तो बंजर, बनास, शक्कर, दूधी, तवा, शेर, गजाल, कुंदा, देव आदि प्रमुख बाएं तट से मिलने वाली इसकी नदियां हैं। ये कुछ नदियों के नाम थे। इसके अलावा भी और अन्य छोटी छोटी नदियां नर्मदा नदी में मिलती हैं। अब दाएं तट की नदियां देख लेते हैं। तो हिरण, तिंदौनी, चंद्रशेखर, मान, ऊटी, साटक, हथनी, बनार आदि इसकी दाएं तट की नदियां हैं। और इन नदियों में से चंद्रशेखर एवं मान नदी पर जल विद्युत परियोजना भी चल रही है। तवा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम होशंगाबाद से होता है। साथ ही नर्मदा नदी ओमकारेश्वर में प्रभावित होती है। इसमें ओमकारेश्वर के उत्तरी तट से कनाड़ नदी, उत्तरी तट अर्थात ओमकारेश्वर के इस ओर से कनाड़ नदी का, जबकि दक्षिणी तट से कावेरी नदी का संगम नर्मदा नदी में होता है और यह ओम आकार की पहाड़ी का निर्माण इससे होता है। और यहीं पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये प्रमुख नर्मदा नदी की सहायक नदियां थी। नर्मदा नदी की एक सहायक नदी के रूप में कावेरी नदी भी है। यह दक्षिण भारत की कावेरी नहीं है, बल्कि यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली कावेरी नदी है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात। तो नर्मदा नदी पे मुख्य रूप से 5 जलप्रपात स्थापित हैं। इनको हम मैप से भी देख लेते हैं इस प्रकार से बना के। जब नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्गम होता है तो उसके बाद 8 किलोमीटर दूर यह कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर में बनाती है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। इसके बाद 1 किलोमीटर दूर यह दुग्धधारा जलप्रपात बनाती है, जिसकी ऊंचाई भी 15 मीटर है। नेक्स्ट यह धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में बनाती है। अत्यधिक ऊंचाई से जब यह जलप्रपात गिरता है भेड़ाघाट में नर्मदा नदी का जल, तो यह छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देता है, जिससे धुआंनुमा आकृति बन जाती है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। और यह संगमरमर की चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। यह 18 मीटर ऊंचा है। बड़वाय तथा खंडवा, बड़वाय जो खंडवा में आता है, वहाँ पर नर्मदा नदी मंदार एवं ददरी जलप्रपात बनाती है। आगे बढ़ के यह सशस्त्र धारा जलप्रपात बनाती है, जो महेश्वर में स्थित है। यह 8 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसके साथ ही दुग्धधारा जलप्रपात को प्राचीन काल में दुर्वासा धारा के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार से यह नर्मदा नदी के बारे में कुछ जानकारी थी, जो सामान्य जानकारी। यह नर्मदा नदी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा थी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नर्मदा नदी पर स्थित तटवर्ती स्थल,
उस पर कौन कौन सी यात्राएं या योजनाएं जा रही हैं, यह भी हम पढ़ेंगे। साथ ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजनाएं आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।